नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ अब तक के मेरे सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे और अध्ययन करने में काफ़ी सहायता मिल रही होगी। मेरे इस YouTube चैनल पे कक्षा 12वीं के पाठ क्रमांक 1 से लेकर अब तक के सारे वीडियो स्वाध्याय के साथ में उपलब्ध है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना न भूलना, ताकि बेल आइकन प्रेस करने पर मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ब्लॉग लेखन, लेखक प्रवीण बरदारपुरकर। लेखक परिचय। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुरकर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: डायरी, नोंदी डायरी नंतरच्या, दिवस असे की आई, ग्रेस नावाचं गरुड आदि। आलेख। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, सामाजिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। पाठ परिचय देख लेते हैं। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हो या टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृति हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। अब मैं परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। अब यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि ब्लॉग लेखन से हमारा क्या तात्पर्य है। ब्लॉग लेखन लिखने से कैसे लिखा जाता है। अब ब्लॉग लेखन ऐसा एक माध्यम है जिसमें आप अपने विचारों को, अपने मतों को व्यक्त कर सकते हैं। यह एक डिजिटल माध्यम है
जो इंटरनेट, कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। मतलब इंटरनेट की सहायता से हम इसे पढ़ लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, और यह लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं इसके कारण, और ये दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध करा देती है। अब ब्लॉग की खोज कब, कहाँ और कैसे हुई वो देख लेते हैं कि ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेहरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्थापित कर दिया, उसे व्यवहार में लाया, और भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन प्रारंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा उसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हो गई। अब ब्लॉग लेखन शुरू करने की क्या प्रक्रिया होती है ये हम देख लेते हैं कि यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन्स अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि यह एक तकनीकी माध्यम है, टेक्निकल अर्थात तकनीकी की प्रक्रिया है। हमें पहले अब हमारे शीर्षक को रजिस्टर कराना पड़ता है और इसकी विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है, ऐसा कहा गया है। हम गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया जो है वो विस्तार रूप से क्या है। ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण। हमें ब्लॉग लेखन लिखने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी गुणों की आवश्यकताएं होनी चाहिए। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ना। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हों तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृति में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। सहज सरल होने के साथ भाषा का बाकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, यह सतत लेखन से ही संभव है। जिस प्रकार गायन प्रतिनिधि रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। अब यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम जब ब्लॉग लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या आवश्यक गुणों की आवश्यकता है वो बताया है, और ये बताया कि हमारी भाषा जो है
वो सहज सरल सीधी सादी हो और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना हो, जिससे हमें बचना चाहिए। और ऐसे पाठकों के समक्ष हम अपने विचारों को ऐसे प्रस्तुत करें कि पाठक उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है, मतलब प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है। और ये कहा है कि उस अर्थ में अपनी भावनाएं निहित होती है। हमें ऐसा लेखन कार्य करना चाहिए। और शैली जो है एक दिन में नहीं बनती है। और इसका अर्थ ये है कि लेखक एक दिन में लेख लिखने से लेखक नहीं बन जाता है, उसके लिए सतत हमें प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करता है, उसमें निपुण होता है, उसी प्रकार एक लेखक को हमेशा लेखन कार्य करते रहना चाहिए। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग न हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना हो, लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। अब यहाँ हमें ये सब सावधानियाँ रखनी है कि हमें व्याकरण की अशुद्धियों पे ध्यान देना है। और यदि आपको लिखने की स्वतंत्रता दी गई है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसमें कुछ भी लिख दें, किसी के प्रति गलत बातें या टीका टिप्पणी न लिखें, जिससे समाज में तनाव उत्पन्न हो जाए, उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाए। और बिना सबूत के किसी के भी बारे में कोई भी आरोप करना एक गंभीर अपराध हो सकता है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, तो पाठक हमारे ब्लॉग में के प्रचारक बन जाते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और यह एक श्रृंखला बनती चली जाती है। ब्लॉग लेखन का प्रसार किस प्रकार होता है? ब्लॉग लेखन एक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है, जैसे विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। ब्लॉग लेखन का प्रसार। ब्लॉग लेखन अपने ब्लॉग का प्रसार प्रचार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन, फेसबुक, जैसे मैंने अभी बताया था कि इन सभी चीज़ों का जो है वो पाठक जो है अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार खुद करे और वह एक नियमित पाठक बन जाता है, जिसे बताया है, उदाहरण दिया है विज्ञापन के तौर पे। अब यहाँ ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं? ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ण होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। इसके प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों से अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग की विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। अब ये ब्लॉग लेखन यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा गया है, जिनकी प्रेरणा देने वाला एक महामानव कहा जाता है। यह आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो किस संबंध में, महात्मा गांधी के संबंध में मैं सोचता हूँ तो मुझे हाथी और 7 अंधों की कहानी याद आती है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर ब्लॉग लेखन लिखा है। अलग अलग रूप में अनुभव हुआ, वही बात महात्मा गांधी के संदर्भ में होती है। यह वर्ष महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष है। आज भी हम गांधी जी
उनके विचार और कार्य को पूर्णतः समझ नहीं सकते। किसी को उनका रहन सहन, किसी को उनके विचार, किसी को उनका स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व, किसी को इस संग्राम में उनका अभूतपूर्व लोक सहभाग, अहिंसा और शांति के संदर्भ में शांति के संदर्भ में उनके विचार, किसी को उनके भीतर बसा पत्रकार, किसी को उनके भीतर का अध्यात्मवादी रूप, किसी को गांव की ओर चलने का संदेश भाया, तो किसी को खादी का समर्थन करने वाले स्वयं पूर्ण ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले गांधी जी भाते हैं। इन कोई उनकी निडरता से परिचित है, कोई व्यक्तिगत जीवन के मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी जी के को अनेक लोगों ने प्रभावित किया है, कोई उनका विरोधियों को शस्त्र से नहीं प्यार से जीता जा सकता है वाला विचार पसंद करते हैं। संक्षेप में महात्मा गांधी किसी एक की सोच में समा सकने वाला व्यक्तित्व नहीं है। अब महात्मा गांधी नाम का एक विशाल वृक्ष है जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा नहीं सकता। महात्मा गांधी एक अन्य रूपी भी हैं। सभी धर्म तथा जातियों के बच्चे बड़ों को, धनवानों निर्धनों को, नगरीय तथा ग्रामीण सभी को महात्मा गांधी अपने लगते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अति निर्धन व्यक्ति को भी महात्मा गांधी जी बहुत भाते थे। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष रूप में उतार नहीं सकते, इसलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से ग्रस्त है। हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने शोषण वीर रहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की। जुलाई 1942 के हरिजन अंक में महात्मा गांधी ने यही संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांव की ओर चलो का विचार लोगों के सम्मुख रखा। साथ ही उन्होंने गांव को स्वयं पूर्ण होना चाहिए यह संदेश भी दिया। और वर्धा जिले के सेवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बने आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे। उस समय ये दोनों आश्रम शहरी क्षेत्र में नहीं थे। मिट्टी से जुड़ना गांधी जी को अपेक्षित था। आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने की प्रेरणा स्रोत हैं। और आज भी संसार में कहीं हिंसा का, क्रूरता की ज्वालाएं धधक उठती है तो लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। आज भी उनका मानवता का दर्शन तथा मनुष्य के परस्पर द्वेष न करने के संदेश का स्मरण हो आता है। अगली पंक्ति में ये बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए लेखक बताते हैं कि मैं लगभग 25 वर्ष नागपुर में रहा और वहाँ पे नागपुर के 1.5 घंटे की दूरी पर वर्धा जिला है। इसी जिले में महात्मा गांधी के चरण कमलों से पुनीत हुआ सेवाग्राम आश्रम है। साल भर में 2-3 बार वहाँ जाकर पेड़ के नीचे 1-2 घंटे शांति से बैठकर पढ़ने में आनंद और प्रेरणा की अनुभूति मिलती थी। यह मेरा अनुभव रहा है। विभिन्न सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने हेतु मेरे पास आते थे। उन युवाओं को लेकर मैं विविध विषयों पर चर्चा करने पर इस आश्रम में जाया करता था। सेवाग्राम की जमीन, वहाँ की मिट्टी का प्रत्येक कण गांधी जी के पद स्पर्श से पुनीत हुआ। इस पुण्य भूमि में होने वाली इन चर्चाओं को मानो गांधी जी सुन रहे हैं, इस भावना से हम अभिभूत हुआ करते थे। लेखक ने यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि उनकी
चर्चाएं मानो सभी अब तक सुन रहे हों। पत्रकारिता के बहाने देश विदेश में मेरा भ्रमण चलता रहा। किसी भी के विश्वविद्यालय का सामाजिक संस्था में मैं जाता हूँ तो मैं अपना परिचय देते हुए कहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार की भूमि से आया हूँ। उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था कि मैं इन महान हस्तियों के देश से जुड़ा हुआ हूँ और उन्हें बहुत ही महात्मा गांधी के प्रति उनकी जो आत्मीयता तथा स्नेह था, उन्हें बहुत ही स्नेह बहुत प्राप्त सा प्रतीत, मतलब अपनापन सा प्रतीत होता था। जर्मन की यात्रा के बीच जब अमानवीय अत्याचारों के जो यातना घर हैं उन्हें देखने का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं कि उन्होंने जब उन यातना घरों के लोगों को देखा कि वहाँ के यहूदी लोगों को जो जहाँ क्रूरता और अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, वह देख के वो स्मारक यादें, वो यातना घरों में दी गई यातनाओं और अत्याचारों की कहानियाँ क्रूरता की परिसीमा को भी लांघ जाती है। अब यहाँ पे ऐसे ही एक यातना घर को देखते समय हमारे आगे चलने वाली एक जर्मन महिला की आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे उसके ही किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। चलते चलते हमारे बीच की दूरी कम हो गई थी। लेखक बता रहे थे कि जो उनके साथी थे, जो एक महिला थी जो पीड़ित थी, यातना घर से मिली हुई थी, उसने अपनी सारी व्यथा और कहानी जब बताई तो लेखक जो है वो काफ़ी उन्हें दुख सा महसूस हुआ और देखा कि वो जर्मन महिला की आंखों में आंसू आ गए थे और चलते चलते उनकी दूरी जो है वो कम होने लगी। मैं अपने साथी के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा था। उसे सुनकर उस महिला ने मुझसे पूछा, आप भारतीय हैं? मेरे हाँ कहने पर वो कहने लगी, इसका मतलब आप महात्मा गांधी के देश से आए हैं। सेवाग्राम आश्रम का संदर्भ देते हुए मैंने कहा, जी हाँ, सच। आश्चर्यचकित होकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और गदगद होकर कहने लगी, लगता है जैसे मैंने उस भूमि को स्पर्श कर लिया है। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके दादाजी तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। परिणामतः वह बचपन में ही बेघर अनाथ हो गई थी। उस महिला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था। लुई फीसर द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी उसके व्यक्तिगत पुस्तकालय में थी। अंत में विदाई के दौरान उसने कहा, आपके देश में महात्मा गांधी जैसे महामानव अवतीर्ण हुए, इसलिए आपके माता पिता ऐसी क्रूरता से बच गए। उस समय गांधी जी के विचारों से अभिभूत वास्तविक मानवता के दर्शन हुए और महात्मा गांधी जैसे महामानव के सम्मुख में नतमस्तक हो गया। इसलिए मैं लिखता हूँ और कहता भी हूँ कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी के भारत में जन्म लेने पर मुझे गर्व है। स्वाध्याय पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर आपके समक्ष स्क्रीन पर दिया गया है। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग लेखन का क्या तात्पर्य है, हमने अभी परिच्छेद में भी इसका उत्तर पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। इसके बाद ब्लॉग प्रारंभ करने की क्या प्रक्रिया है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्लॉग लेखन एक टेक्निकल प्रक्रिया अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। डोमेन मतलब ब्लॉग का शीर्षक रजिस्टर करना पड़ता है और वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है आदि। हम ये सब गूगल पे जाकर इसकी विस्तृत जानकारी या विस्तार पूर्वक हम पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। इसका भी उत्तर आपके समक्ष दिया गया है। व्यवहारिक प्रयोग, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। मतलब ब्लॉग लेखन आप किसी भी शहर को का चयन कर सकते हो और उसके ऊपर आप ब्लॉग लेखन कर सकते हो। मैंने एक कोल्हापुर नामक शहर जो है वो गांव जो है वहाँ का ब्लॉग लेखन की जानकारी यहाँ पर दी है। ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। आप ग्रामीण समस्या पे भी ब्लॉग लेखन कर सकते हो।
वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ब्लॉग लेखन किस पर लिखना चाहते हो। आपके समक्ष मैंने उदाहरण के तौर पर उत्तर लिख दिया है। ग्रामीण जनजीवन की समस्याएं और उससे संबंधित कुछ परिच्छेद, कुछ हाँ, जनजीवन, अधिकतर ग्रामीण जीवन की समस्याएं। और महात्मा गांधी कहते थे जब हम हमारे देश के ग्रामीण जनजीवन में सुधार होगा तब हमारे देश का सही विकास होगा। इसका उत्तर आपके समक्ष दिया गया है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आज का यह पाठ आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।